तो कृषि विपणन के अंतर्गत किसान के उत्पाद को, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का बिना बिचौलियों के उचित मूल्य बाजार के द्वारा प्रदान करना, ताकि उत्पादन की उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जा सके, उत्पादन की उन्नत तकनीक का प्रयोग करें और ताकि अर्थव्यवस्था में उनका वास्तव में सहभागिता बढ़ सके। अगर आपके उत्पाद को अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी लगाने के लिए प्रेरित कभी नहीं होंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी लगाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर प्राइस मिलना चाहिए। आज भारत में जब हम लोग क्या करते हैं, नागपुर मंडी में प्याज की बात करते हैं, जब अभी हाल ही के दिनों में नागपुर में प्याज आपने देखा होगा सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जब प्याज में मंडियों में किसानों से बात करते हैं कि क्या आपने प्याज का रेट क्या रखा, तो इन्होंने कहा हमने तो 10 या 15 रुपए केजी बेचा, पता नहीं मार्केट में 60 या 70 रुपए प्याज क्यों बिक रही है, हमें नहीं पता। तो क्या करते हैं कि ये जो बिचौलिए होते हैं, ये मंडी के माध्यम से या थोक क्या होते हैं, किसानों के खेतों से क्या करते हैं, सस्ते दामों पर, क्योंकि जब फसल होती है तो ये व्यापारी बहुत बड़े अमाउंट में खरीद करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर उत्पाद होता है, जब स्टोर हो जाएगा तो मार्केट में इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि इसकी इकोनॉमी में सप्लाई कम होने से प्राइस इंप्रूव्ड हो जाता जाएगा। तो कभी कभी जानबूझ करके शॉर्टेज मार्केट में पैदा किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा मिले, और इसमें बिचौलियों का रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बिचौलिया क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था हार्ट्रेक्ट सिद्धांत के अनुसार व्यापारी बैंक से लोन लेकर के अधिक से अधिक मात्रा में स्टोरेज कर लेते हैं, और स्टोरेज के माध्यम से मार्केट में सप्लाई फ्लो को बाधित कर देते हैं, जिससे मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगता है। और ये बिचौलिए क्या करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट में उतारते रहते। तो जब नागपुर के किसानों का इंटरव्यू लिया गया तो किसानों ने कहा हमने तो 10 या 15 रुपए केजी, आज भी हम क्या करते हैं, प्याज को बेच रहे हैं मंडियों में, पता नहीं कैसे 60 या 70 रुपए हो जाती है, हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं बिचौलियों का रोल बहुत अधिक हो जाता है। तो कृषि विपणन के अंतर्गत हमको इन बिचौलियों को हटाना होता है, और साथ सीधे सीधे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा मिलता है उसको किसानों को दिलाना होता, ताकि उनके उत्पाद का अगर मूल्य, उचित मूल्य मिले। उचित मूल्य का अब देखो दो अर्थ लगाया जा सकता है, किसानों को वो मूल्य मिले जिससे वो अगली उत्पाद के लिए प्रेरित हो, उचित मूल्य कहलाएगा। साथ ही साथ ऐसा मूल्य भी हो जिससे उपभोक्ता भी खरीद सके। ऐसा नहीं कि हम प्याज 200 रुपए केजी बेच दे, कहते किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा, नहीं, उचित मूल्य नहीं होगा, वो हाई प्राइस होगा, ऊंचा मूल्य होगा। उचित मूल्य का तात्पर्य होता एक ऐसा मूल्य जिस पर किसान अपने उत्पाद को बेच सके और उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद भी सके, उसको हम लोग उचित मूल्य की संज्ञा देते हैं। तो उचित मूल्य वो होता है जो उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों को क्या करता है, लाभ कहता, जनरेट करता। लेकिन अगर मैं एक आंसर इसका दूं कि भारत में एग्रीकल्चर विपणन की स्थिति क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की स्थिति क्या है, तो भारत में कृषि विपणन अत्यंत ही दोषपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण है। दोषपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है, ये वर्ड अगर मैं प्रयोग करूं, अन्यायपूर्ण है। आज भी किसानों का शोषण होता रहता है और इनके उत्पाद का जो मूल्य है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से होने वाले लाभ है वो किसानों को न मिल करके आज भी व्यापारी उसका लाभ उठाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। ओके, तो भारतीय किसान, आप देखे होंगे भारतीय किसान गरीब है। ठीक है, गरीब है, साथ ही साथ थोड़ा सा एजुकेशन लेवल भी भारत में किसानों के पास कम है। ठीक है, आप पंजाब और हरियाणा को छोड़ दीजिए, तो आप देखिएगा जहां पर ज्यादा अधिक उत्पादन होता है, सचेज कहां पर उत्पादन ज्यादा हो रहा है इस समय, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, आपने देखा होगा बिहार, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, आपने देखा होगा झारखंड, ये प्रदेश, गुजरात,
तो यहाँ गुजरात का तो रिकॉर्ड अच्छा है, बट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ के किसान गरीब भी है और अनएडुकेटेड भी है, जिसके परिणाम स्वरूप इनको प्रॉपर इनके उत्पाद का मूल्य बाजार में अच्छा नहीं प्राप्त हो पाता, जो आज भी इनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, कभी कभी अपने प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस ना मिलना, उत्पादन तो किसान बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उत्पादन ओवर हो जाने के कारण इनके उत्पाद को लागत के बराबर भी मूल्य प्राप्त नहीं होता। और आपने देखा होगा कि किसान अपने टमाटर को रोड के किनारे फेंकते हुए नजर आते हैं, अपने प्रोडक्ट में, उत्पाद में आग लगाते नजर आते होंगे। आपने बहुत ज्यादा वीडियो क्लिप्स देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेलियर का सिंबल है कि किसानों को अपनी लागत के बराबर भी मूल्य प्राप्त ना हो पाना, और ज्यादा उत्पादन अगर हो जाता तो वास्तव में नुकसान अदर पर्सन नहीं उठाता बल्कि किसान उठाता। तो इस प्रकार क्या होता, अब किसानों के पास एक मजबूरी होती है कि जब आप देखोगे उत्पादन अधिक हो जाता तो खलिहान से ही, खलिहान का मतलब होता है जहां पर अपना प्रोडक्ट, खेतों के किनारे अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, वहीं पर ही सस्ते दामों पर बेच देते हैं, क्योंकि वास्तव में उनके पास होल्डिंग्स का यानी कोई ऐसा स्टॉक्स नहीं होता, गोदाम नहीं होता, जिस पर रख करके इन फ्यूचर में अच्छे प्राइस के लिए बेचा जा सके। आज भी भारत में गोदामों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप औने पौने दामों पर किसान अपने उत्पाद को बेच देते हैं और अर्थव्यवस्था में वो लाभ के भागीदार नहीं होते। जिनके पास, जो व्यापारी होते हैं, ये क्या करते हैं, खरीदने के बाद सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और ये गोदामों में रख लेते हैं, और गोदामों में रखने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जब कुछ टाइम बाद बेचते हैं तो इनको अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो इस प्रकार जो एग्रीकल्चर से मिलने वाला मोस्टली बेनिफिट है वो व्यापारी उठा लेते हैं। तो भारत का एक रिकॉर्ड है कि भारत में गोदाम के अभाव में 10% से लेकर के 15% अनाज केवल चूहे और कीड़े खा जाते हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन न होने के कारण। तो ये जो टोटल उत्पादन का 10 या 15% का डेटा है, ये भारत में कीड़े खा जाते हैं या चूहे खा जाते हैं या अदर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये जो नष्ट अनाज होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास गोदाम का अभाव है या किसानों के पास उतनी जगह नहीं होती कि इनको प्रॉपर रूप से रख सके। तो आज भी भारत में किसान गरीब है, इसलिए मंडियों की ज्यादा उपलब्धता नहीं है। मंडी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसान के उत्पाद को खरीदा जाता है तथा उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है। तो मंडी आपके उत्पाद को अच्छा मूल्य प्रदान करने के लिए क्या है, आपसे क्या कहते हैं, आपको प्रॉमिस करता है कि हम आपके उत्पाद को अच्छा मूल्य प्रदान करेंगे। लेकिन क्या होता है, यहां पर मंडियों पर किसानों का संग नहीं होकर के किसका संग पाया जाता है, व्यापारियों का संग पाया जाता है। जब व्यापारियों का संग पाया जाता है तो याद रखना, किसानों की परचेज, जो बार्गेनिंग क्षमता है, जो आपकी लेन देन की क्षमता है, वो वास्तव में कम हो जाती है और व्यापारियों के आगे ये लोग क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप औने पौने दाम पर यहाँ मंडियों पर भी अपना उत्पाद बेच देते हैं। तो इस प्रकार किसान को अपने उत्पादन का ग्रेडेशन नहीं पता हो पाता है। जब ग्रेडेशन नहीं पता हो पाता तो एक समस्या आ जाती है कि हम किस ग्रेड में हमने, तो वो जानबूझ करके आपके उत्पाद की लो क्वालिटी बता देते हैं और कम मूल्य दे देते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक और समस्या आ जाती है। तो ये आपके पास क्या होता, भारत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आज भारत में अशिक्षितता है और आज भी किसान को डर लगता है, इनका एक कोई प्रॉपर संघ नहीं है, व्यापारियों का संघ होता, जिससे इनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है और इनके उत्पाद का मंडी में, जो एक प्रकार से सरकार द्वारा ऑपरेट की गया प्रॉपर स्थान होता है, जहां पर सरकार वादा करती है कि हम आपके उत्पाद को अच्छा मूल्य दिलाएंगे, वहां पर भी एक अच्छा मूल्य नहीं प्राप्त होता। आज भी भारतीय किसान वास्तव में गरीब है। जब भारत स्वतंत्रता के 60 या 70 साल हो चुका है, सब कोई डेवलप हो चुके हैं, आज हमारे सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ चुका है और आज भी हमारे पास किसान जो होते हैं वो 70% एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। लेकिन किसानों की स्थिति जैसे की तैसी है, 1950-51 के भारत में जो किसान की स्थिति थी, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आपका 2020-21 के किसान में नहीं आया है। आज भी वही क्राइसिस हमको दिखाई पड़ रही है।
आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये विपणन देखें कि विपणन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कृषि उत्पाद को एक उचित तर्क संगत मूल्य दिलाने के लिए कृषि विपणन की आवश्यकता पड़ती है। हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पूर्व, तो 1937 में भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अच्छा प्राइस दिलाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट बना था। क्या नाम था उसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग एक्ट बना था। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी जो एग्रीकल्चर के उत्पाद हैं उनका ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग एक्ट बनाया गया था, और इसके अंतर्गत अगर आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला होता है तो उसमें एगमार्क की सील लगा दी जाती है। अब आपको याद आ गया होगा, एगमार्क की सील लगा दी जाती है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग जो था वो 1937 में बना था, और जिसके अंतर्गत एगमार्क, आपने देखा होगा एगमार्क जो होते हैं वो आपका टैग लगा दिया जाता था कि आपके प्रोडक्ट की ग्रेड क्वालिटी उच्च क्वालिटी की और आपका मार्केटिंग प्रॉपर हो रहा। तो आपने देखा होगा एगमार्क मसाले, आपने मार्केट में नाम सुना होगा, यानी उच्च गुणवत्ता वाले मसाले हैं जिसको ये संस्था अप्रूव्ड करती है। तो इस प्रकार वास्तव में उपभोक्ताओं का या बाजार में उस उत्पाद का क्रेडिट बन जाता है और लोग आंख बंद करके इस प्रकार के उत्पाद को खरीदने लगते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता के पूर्व इस प्रकार का कोई कानून बना, और अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। तो इस प्रकार भारत में क्या आपने देखा, कृषि विपणन के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, कृषि विपणन के अंतर्गत खाद्य अनाज, वाणिज्यिक फसल, कमर्शियल क्रॉप्स, हमने बताया था कल आपको, एलोवेरा आपका हो जाता। इस समय बासमती चावल जो होता हम लोग खाने से ज्यादा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं बेचने के लिए, तो वो भी कमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत ही आ जाएगी। जब किसी क्रॉप का पर्पज केवल कंजप्शन न होकर के आपका कमर्शलाइजेशन हो जाए, आप व्यापार करना चाहो, तो वो जो आपका फसल हो जाएगी वो कमर्शियल क्रॉप्स कहलाने लगेगी। ठीक है, आज हम लोग आलू प्याज जो होता है वो कमर्शियल क्रॉप की संज्ञा दें तो मच बेटर होगा, क्योंकि आज के किसान क्या करते हैं, अपने खाने के उत्पादन के लिए खाद्य अनाज के अलावा उसको कमर्शलाइजेशन करते हैं, इसलिए ज्यादा उत्पादन किया जाता है। वृक्षारोपण फसलों, बागवानी उत्पादों और अर्ध प्रसंस्कृत उत्पादों का विपणन भी इसके अंतर्गत शामिल है, अर्थात जिनको प्रोसेस नहीं प्रॉपर किया गया। कृषि विपणन एक प्रक्रिया है, ठीक है। मार्केटिंग जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो एक बिक्री योग्य कृषि वस्तु का उत्पादन करने के लिए निर्णय के साथ शुरू किया जाता है कि हम इस वस्तु का उत्पादन करेंगे और अर्थव्यवस्था में इसको मार्केट में बेचेंगे, और इनमें तकनीकी और आर्थिक विचारों के आधार पर कार्यात्मक और संस्थागत दोनों बाजार संरचना, ठीक है, दोनों बाजार संरचना या प्रणाली के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसमें पूर्व और कटाई के बाद के कार्य शामिल। आपने देखा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस, दो प्राइस होते हैं, जो बुआई के पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी कर दिया जाता है और कटाई के बाद आपका वसूली कीमतें या प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही पार्ट बन जाता है, अर्थात कोडांतरण, ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण, ये मार्केटिंग का मुख्य पार्ट है। इसके अंतर्गत आपको कोडांतरण किया जाएगा, ग्रेडिंग की जाएगी, भंडारण किया जाएगा, परिवहन, आपका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, और वितरण। इन सारे पार्ट्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यही आज एग्रीकल्चर विपणन का पार्ट बन जाएगा। एग्रीकल्चर विपणन की अगर हम परिभाषा दें तो कृषि पर थॉमस और राष्ट्रीय आयोग ने निम्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। वो परिभाषाएं थॉमस के अनुसार कृषि विपणन का अध्ययन में सभी ऑपरेशन शामिल है। सभी ऑपरेशन, अभी मैंने सारे ऑपरेशन आप इसके पूर्व गिनाए थे, चलो एक बार हम उनको फिर से देख लेते हैं। और उनका संचालन करने वाली एजेंसियां
कौन ये कार्य करेंगे? कृषि उत्पादन वाले खाद्य पदार्थों, कच्चे माल और उनके डेरिवेटिव्स जैसे कपड़ा से लेकर के अंतिम उपभोक्ताओं तक और प्रभाव से शामिल होती हैं किसानों, बिचौलियों और उपभोक्ताओं पर इस तरह के संचालन कि किसानों को एक उचित मूल्य मिले, बिचौलियों का कम से कम रोल हो और उपभोक्ताओं को भी एक अच्छा प्राइस मिले जिस पर वो अपना कंजप्शन मेंटेन कर सके। तो ये आपका कृषि विपणन कहलाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो आपके अनुसार जो हमारा कृषि विपणन है, कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जो एक बिक्री योग्य कृषि वस्तु को, जो आपका मार्केटिंग होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का उत्पादन करने के निर्णय के साथ शुरू करता है। यानी जब हम अपनी वस्तु का उत्पादन मार्केट में बेचने के अकॉर्डिंग करते हैं और इससे तकनीकी और आर्थिक विचारों के आधार पर कार्यात्मक और संस्थागत दोनों बाजार संरचना या प्रणाली के सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन का कोई महत्व नहीं है। आज भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो वास्तव में प्रॉपर मार्केटिंग के अभाव में आज भारत में प्रॉपर वर्क या प्रॉपर सेल्स नहीं हो पा रहा। कृषि विपणन कई गुना समस्याओं से आज भारत में जूझ रहा है और इनमें से एक है जिसका सीधा असर किसान की समृद्धि पर पड़ता है कि कृषि विपणन अपने व्यापक अर्थों में माल से लेकर के कच्चे माल की आवाजाही से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक सभी कार्यों को शामिल करता है। यानी अगर आपके खेत में उत्पादन हुआ है तो उस खेत से लेकर के कंपनी तक जो उत्पादन पहुंचता है, कंपनी तक जो रॉ मटेरियल के रूप में उत्पादन पहुंचता है और कंपनी से जो उपभोक्ता तक पहुंचता है, इन सारे चरणों को कृषि विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मान लीजिए आपका गेहूं है, आपके गेहूं को ब्रिटानिया कंपनी खरीदती है तो ये मार्केटिंग आपको हुई। आपको वास्तव में ये नहीं होता कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल जाए, ये उनकी आशा होती है। और कंपनी उपभोक्ता तक ऐसा नहीं कि आपसे क्या हुआ कम दाम पे खरीदे, अचानक रेट बहुत बढ़ा दे जिससे उपभोक्ता को लेके मुसीबत हो जाए। तो इनको प्रॉपर रेगुलेट करना वास्तव में हमारा कृषि विपणन का पार्ट बन जाता है। इसमें खेत में उत्पाद की देखभाल, प्रारंभिक प्रसंस्करण, हम जब शुरू में अनाज निकालते हैं तो उसको प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और ताकि गुणवत्ता को बाजार में बनाए रखें, अपव्यय से बचा जा सके। ठीक है। और दुर्भाग्य से भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन को वर्तमान प्रणाली बेहद खराब है। आपको देखिए इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा क्योंकि मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बिचौलिए खा जा रहे हैं। इस तरह पूरी तरह से ओवरहालिंग की आवश्यकता, ओवरहालिंग का मतलब होता है रिपेयर करने की, रिपेयर करने की आवश्यकता है कि भारत में जो आपका जो विपणन सिस्टम है वो इतना अधिक वीक है कि इसको क्यों ना फिर से इंप्रूव किया जाए। अब हम बात करते हैं कि कहां-कहां अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। तो सबसे पहला आप जो उत्पाद होता, प्रथम चरण जो होता है, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो होता प्राथमिक या स्थानीय बाजार। जब आप अपने उत्पाद को प्राथमिक या स्थानीय बाजार में बेचते हो तो सबसे पहले मार्केटिंग की प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है। प्राथमिक बाजार जिसे हॉट या सैंडी के रूप में जाना जाता, सप्ताह में 1 या 2 बार गांवों के समूह या पड़ोस में आयोजित किए जाते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास पड़ोस में एक सब्जी की मार्केट होती है, आप लोग बोलते होंगे कि चलो बाजार से सामान ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन सारे किसान अपना प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और सारे कंज्यूमर वहां पर पहुंच जाते हैं। भारत में 22,000 से अधिक ऐसे बाजार हैं, लोकल बाजार, जहां पर इस प्रकार का साप्ताहिक बाजार जिसको कहते हैं, और ये भारत में ऑपरेट होते हैं। अधिकांश किसान अपने कृषि उत्पादों को इन बाजारों में बेचते हैं और इन बाजारों में कुल विपणन का अधिशेष लगभग 50% से अधिक बिक्री होती है। आज भी भारत में जितना कृषि उत्पादन होता है वो ये लोकल मार्केट में स्थानीय बाजारों पे ही बेच दिया जाता है। इन बाजारों का ग्राम आयोजन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, जो कब्जे वाले स्थान के लिए दुकानदारों से कुछ किराया वसूलते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जहां पर लोकल बाजार चलती है उन दुकानदारों से कुछ ले ली, जिसको आप चुंगी कहते हैं, चुंगी काटना, चुंगी ले लिया जाता ताकि उस बाजार का लाभ वो किसान उठा सके।
ठीक है। और वहां पर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाए, जबरदस्ती न कर सके और अपने उत्पाद का मूल्य, आपके उत्पाद का मूल्य प्रॉपर मिले, तो उसका लिए कुछ किराया वसूलते हैं। हैगलिंग और सौदेबाजी इन बाजारों की एक सामान्य विशेषता होती है। ठीक है, फोर्स करना, ठीक है, आपके उत्पाद को जबरदस्ती लेना, मैनिपुलेट करना, तो किसानों की आपने देखा होगा कंडीशन बहुत खराब होती है। किसान बेचारे डर जाते हैं और औने पौने दाम पर पे क्या होते हैं, बिचौलियों को बेच करके भाग जाते हैं। गांव बनिया इन बाजारों में एक बिचौलिए का काम करते हैं। गांव के जो बनिया होते हैं बिचौलियों का काम करते हैं। तो इस प्रकार पहली मार्केटिंग की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सीढ़ी होती है वो प्राथमिक या स्थानीय बाजार होते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक अच्छा मार्केट मिल जाता और किसानों को इतना प्राइस मिल जाता कि अपने उत्पाद को उत्पादन प्रारंभ रखें। दूसरा है माध्यमिक बाजार, मीडिएटर, विज्ञापन जिसे कहते हैं। ठीक है, विज्ञापन आपने देखा होगा, इन्हें थोक या असेंबलिंग बाजार के रूप में जाना जाता है। थोक बाजार वो होता है जो थोड़ा सा प्राथमिक लेवल से ऊपर होता है, लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। आपने देखा होगा पंपलेट चिपके रहते हैं, मशरूम का यहाँ से उत्पादन हो सकता है, ऑर्डर के लिए हमें बताएं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे पंपलेट्स होते हैं और इन्हें मंडियां या गोबर कहा जाता है। ऐसे लगभग 4145 बाजार हैं और ये बाजार प्रकृति में स्थायी है, मतलब ये कंटिन्यू वर्क करती रहती है और ये कभी क्या होती है, हटती नहीं है। बाजारों में व्यापार पूरे वर्ष नियमित रूप से किया जाता है, उत्पादन बड़ी मात्रा में होता और विशिष्ट ऑपरेटर विशिष्ट सेवाओं के प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो जाते। बाजार भंडारण, हैंडलिंग, बैंकिंग सेवाओं की सुविधा, यानी इसमें क्या है, जब देखिए थोक का काम आ जाएगा तो थोक तो ऐसे होगा नहीं, तो इसके अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जबकि प्राथमिक बाजार में बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं की जाती। और सड़कों और रेलवे द्वारा अच्छी तरह से परोसे जाते हैं। इन बाजारों में कई बिचौलिए काम करते हैं, आपने देखा होगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसमें बिचौलियों की संख्या ज्यादा होती है। और तीसरा आपका हम बताने जा रहा है टर्मिनल बाजार। टर्मिनल बाजार वो बाजार होता है, ये बाजार उपभोक्ताओं, अंतिम खरीदारों या प्रसंस्करण के स्थानों पर सामान ले जाने का कार्य करते हैं। इस तरह के बाजार बड़े शहरों या बंदरगाहों में पाए जाते हैं। उनके ऑपरेशन का क्षेत्र एक राज्य में, पूरे राज्य में ये टर्मिनल बाजार होते हैं। ये अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से थोक विक्रेता से बड़े बाजार होते हैं और इसको क्या होते हैं, अंतिम खरीदारों या प्रसंस्करण के स्थान पर सामान ले जाया जाता, ये टर्मिनल बाजार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और आपका चौथा मेला, मेले, आज भी मेलों का क्रेज भारत में बहुत ज्यादा है। और याद रखना, मेला स्थानीय प्रोडक्ट को बाजार प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। आपने देखा होगा मेला तभी लगता है जब वहां कोई उस उत्पाद विशेष की विशेषता होती है और उस उत्पाद के लिए एक बाजार प्रोवाइड करता है। तीर्थ स्थलों पर आपने हरिद्वार देखा होगा, पर धार्मिक अवसरों पर आयोजित होने वाले मेले भारत में कृषि उपज के विपणन के महत्वपूर्ण स्रोत है। आप याद रखना, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जो भारत में मेले होते हैं वो हमारे लोकल प्रोडक्ट को एक लोकल मार्केट प्रदान करते हैं। तो भारत में आपने ओणम का नाम सुना होगा, केरला में उत्पाद जो होता है वो, वहां पर भी इस प्रकार का विपणन का एक प्रकार का ये मार्केटिंग प्रोवाइड करता है, महत्वपूर्ण स्रोत है। इस तरह मेले के में सालाना आयोजित किए जाते हैं और जिला अधिकारियों, स्थानीय निकायों तथा निजी एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये मेले बिहार, ठीक है, ये गलत, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं और ये मेले एक अच्छा मार्केट प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक मेले की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जहां पर कुछ पर्टिकुलर वस्तुएं ज्यादा बिकने आती है, उन मेलों का एक विशेषता बन जाती है। अब सबसे ज्यादा आती है, सबसे पहला बात होती है, जब वो तो बात करते हैं एक टेम्परेरी जो हमने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में ये अब ये गवर्नमेंट का सेक्टर आ जाता है, संस्थागत क्षेत्र आ जाता है, इसको कहते हैं विनियमित बाजार। ठीक है, अब सरकार का यहाँ पे रोल आ जाता है। जब सरकार क्या होता, अभी तक तो हमने देखा एक प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लेकिन अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। तो विनियमित बाजार की जब बात करते हैं, ये सरकार द्वारा धोखाधड़ी प्रथाओं की जांच करने के उद्देश्य से, अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा कि लोग अपना उत्पाद दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है, तो ये धोखाधड़ी की प्रथाओं की जांच के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। इनको कहा जाता है आपका
कौन सा? रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट। वास्तव में भारत में जितना भी बाजार आज भी चल रहा है वो विनियमित बाजार के अंतर्गत ही कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये धोखाधड़ी प्रथाओं की जांच के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, जो आमतौर पर प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में व्यापारियों द्वारा प्रचलित किए जाते हैं। ठीक है, आपने प्राथमिक बाजार देखा, आपने द्वितीयक बाजार देखा, तो वास्तव में अगर उसमें धोखाधड़ी है तो वहां उसको भी रेगुलेटरी मार्केट के रूप में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कर देती है और इन पर नजर बनाए रखती है कि कहीं किसानों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं किसान अदर के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं व्यापारी धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं। तो इनको रेगुलेटेड मार्केट, अगर विनियमित का कहेंगे तो नियमित, जिसको आप कहते हैं ना प्रॉपर रेगुलाइज मार्केट की संज्ञा दी जाती है, और इन बाजारों में नियम तथा विनिमय सरकारी विपणन प्रथाओं द्वारा अर्थात गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग मार्केटिंग होती है। इसलिए नियम और विनिमय सरकारी विपणन प्रथाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और दूसरा होता है सहकारी विपणन। सहकारी विपणन जो होता ये बाजार सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होता। आपने बताया सहकारिता का सिद्धांत, मैंने आपको फिर से बताया सहकारिता जो क्रेडिट में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी, वही सारा रोल आज यहाँ पर मार्केटिंग में भी सहकारिता बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये विपणन सोसाइटी कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचाने का कार्य करती है। और आपका है स्टेट ट्रेडिंग। स्टेट ट्रेडिंग आपने देखा होगा कि राज्य स्तर पर जब हम अपने व्यापार को संपन्न करते हैं तो कृषि उपज में राज्य व्यापार को भारत में कृषि विपणन का एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। भारतीय खाद्य निगम, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ी एजेंसी कौन है जो आपके उत्पाद के लिए बेटर मार्केट प्रोवाइड करती है, तो आप बताना भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम ही, याद रखना, पीडीएस की आपने दुकानें देखा होगा, राशन की दुकानें देखा होगा, तो भारत में एफसीआई के माध्यम से ही हम लोग अनाज को खरीदते हैं किसानों से, और राशन की दुकानों के माध्यम से 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, जो आज कोरोना काल के लिए वरदान साबित हुआ था, ये राशन की दुकानें गरीबी पर डायरेक्ट अटैक किए थे, ये एफसीआई ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये निगम ने ही सबसे ज्यादा सरकार के लिए क्या किया, खाद्य सुरक्षा प्रदान किया। जैसे ये राज्य लेवल की एजेंसियां ने किसानों के लिए सरकार से तय कीमत पर उपज की खरीद के लिए गांवों और मंडियों के आसपास और उनके अनन्य केंद्र स्थापित किए हैं। तो एफसीआई का काम क्या है, ये एक प्रकार का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सरकार जब अनाजों की खरीद किसानों से करती है ताकि अर्थव्यवस्था में गरीबी पर अटैक किया जाए, तो वो एफसीआई कार्य करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी, यहाँ पे खुद गवर्नमेंट खरीदती है। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस आपके साथ बेसिकली करने जा रहा हूं, जो आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैं आपको पुनः डिस्कस करना चाहूंगा, आपका है विनियमित बाजार। विनियमित बाजार, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट की हम लोग सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे, और रेगुलेटेड मार्केट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत में विनियमित बाजारों के नेटवर्क माध्यम से भारत में अधिकांश राज्यों, ठीक है, अधिकांश राज्यों एवं केंद्रों में जो भी बाजार आपके होते हैं वो विनियमित टाइप के बाजार होते हैं। आपने देखा होगा कि आपने नहीं कहते हो कि किसके अंतर्गत रेगुलेट हो रहा है, ये गवर्नमेंट का एक रूल्स है, एक्ट है, और इस एक्ट को हम लोग एपीएमसी एक्ट की संज्ञा देते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी एक्ट। ये एक प्रकार का एक्ट है। अगर आपसे भारत में पूछा जाए कि भारत में किस एक्ट के अंतर्गत जो हमारे वस्तुओं तथा सेवाओं बाजार में बिकती है उसके अंतर्गत कौन सा एक्ट लगता है, तो अगर कोई ऐसा धोखाधड़ी होता, आपने क्या क्या किया, सब्जी वाले को थोक ऑर्डर दिया कि आप बंद गोभी या फूल गोभी मुझे इस रेट पे इतना दे देना, आपको ऊपर तो अच्छी मिली अंदर सड़ी मिली, तो आप एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत उस पर केस कर सकते हो, धोखाधड़ी का आप आरोप लगा सकते हो। तो भारत में अधिकतर विनियमित बाजार जो होते हैं अधिकतर राज्यों में और केंद्र सरकार में, केंद्र शासित प्रदेशों में वास्तव में एपीएमसी एक्ट काम करता। आपका बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं लागू किया गया है।
ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग आपके पास कमेटी एक्ट बिहार में नहीं लागू किया गया, आपका यूपी है, उत्तराखंड है, यहां पर एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ही सारा बाजार विनियमित होता है, संचालित होता है, और जिसके माध्यम से गवर्नमेंट अपने नजर आप पर बनाए रखती है। ना तो उपभोक्ता के साथ आप धोखाधड़ी कर सकते हो, ना तो कंज्यूमर के साथ, ठीक है। तो बिनी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक प्रकार से गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है, कौन सा एक्ट काम करता है, तो आप बता देना रेगुलेटेड मार्केट के अंतर्गत हम लोग एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत भारत में अपने उत्पाद को बेचते हैं और अपने उत्पाद को खरीदते हैं। जो नियमित बाजार राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, इसके अंतर्गत राज्य सरकार आपको कानून बना देती है, राज्य सरकार, या अगर राज्य सरकार नहीं बनाती है तो स्थानीय प्रशासन, आपने बताया ना डीएम साहब इसके हेड होते हैं, स्थानीय प्रशासन आपके लिए क्या करती है, कानून बना देती है, ठीक है। तो एपीएमसी एक्ट बना देती है और इसके अंतर्गत व्यापारिक व्यवहार कुछ निश्चित समय तथा नियंत्रणों के अंतर्गत होते हैं, यानी जितनी व्यापारिक एक्टिविटी होती है सब कंट्रोल्ड होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप किसी को रेट कुछ और बताओ, दो प्रोडक्ट कुछ और, ठीक है, आप पेमेंट रोक दो, आप कुछ और कर दो, ये सारा कंट्रोल आपको एपीएमसी के अंतर्गत ही किया जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य, एपीएमसी का प्रमुख उद्देश्य जो होता है, ये प्रमुख उद्देश्य इनका होता है कि अर्थव्यवस्था में प्रचलित जो प्रमुख उद्देश्य बाजार में प्रचलित या अस्वस्थ या कपटपूर्ण, अस्वस्थ, ठीक है, कपटपूर्ण अवांछित व्यवहारों को समाप्त करना, ठीक है। आपने देखा होगा चिल्लाते कुछ और रेट का है, और सबसे ज्यादा कपटपूर्ण आपको लगता है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग में होता है ना, आपको प्रोडक्ट कुछ और दिखता है, लेते कुछ और है। तो अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो आप एपीएमसी में आप क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत उचित मूल्य उत्पाद का मिले, ये गवर्नमेंट की मंशा होती है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, अर्थात किसान हो। इसके अंतर्गत क्या होता है, फसल उगाने वाले तथा व्यापारियों और कमीशन एजेंट के इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं एपीएमसी के। 1900 अगर हम बात करते हैं 50, जब ये एपीएमसी एक्ट लागू किया गया 1950 में, जो विनियमित बाजार के अंतर्गत, तो 1950-51 में इसकी लगभग संख्या जो बाजार इसके अंतर्गत बाजार की संख्या 200 थी। एपीएमसी के अंतर्गत जो बाजार की संख्या थी, एपीएमसी के अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत बाजारों में जो संख्या थी वो लगभग 200 थी। और 2010 का जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बाजार की संख्या 7157 यानी 7157 आ गई है। तो इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास 1 मिनट जस्ट